And the two case study of two canals has been given in your syllabus. One is of Suez Canal and the other is Panama Canal. Suez Canal, कल मैंने आपको उसका ब्लैक बोर्ड पे लोकेशन बताया था. It connects which two water bodies? Red Sea and Mediterranean. Red Sea and Mediterranean Sea. By इजिप्ट का जो है मेजर जो लैंड फॉर्म है वो इजिप्ट में आता है, तो उसको कट करते हुए जो है आपका ये कैनाल बनाई गई है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है. और वो जो लैंड एरिया काट के जो कैनाल बनाई गई है उसको हम कहते हैं स्वेज कैनाल. नाउ the Suez and the Panama canals are the two vital man-made navigation canals or waterways which serve as a gateway of commerce for both eastern and western world. So the important thing is that both these canals are made by the human beings. They are the man-made construction because आप सोचिए कि लैंड को काट कर, सपोज ये पूरा एक लैंड एरिया है, आप सोचिए आप उसकी कितनी डीप आपने कटिंग करनी पड़ती है, क्या किस तरह से आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है कि आप 10-12 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, या उससे भी लंबा हो सकता है. कि मैं पढ़ूंगी इसमें कितना लंबाई है. देखिए स्विस कैनाल की लंबाई कितनी है. इट इज ए सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स विच इज अबाउट 160 किलोमीटर लंबाई है. सोचो, मैं तो 10-11 सोच रही थी, तो कितना है 160 किलोमीटर लंबा है ना. तो आप 160 किलोमीटर सोच लीजिए कितना होता होगा. यहाँ से जो है आपका दिल्ली से थोड़ा सा पहले ही मेरठ समझ लो, तो उतना मतलब आप या तो देहरादून के आप कितने चक्कर लगा लो, 50 3-4 चक्कर लगा लो देहरादून के, तो उतना लंबा मतलब जमीन को उसमें जो है खोदा गया उसको और उतनी लंबी कैनाल बनाई गई है ताकि भूमध्य सागर और आपस में जो आपका रेड सी है वो कनेक्ट हो जा सके. और रेड सी के होते हुए थ्रू आप स्विस कैनाल भूमध्य सागर में एंटर कर जाओ. भूमध्य सागर से आपके लिए यूरोप से लेके अमेरिका सब कुछ जो है वो पास पड़ जाता है. मतलब एशिया और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने के लिए काफी बेहतर है स्विस कैनाल. एंड इसने 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर दिया बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज. तो हम पहले स्विस कैनाल के बारे में पढ़ते हैं. स्विस कैनाल जो है इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं. इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 बिटवीन इन इजिप्ट. किस कंट्री में है, इस ईयर हुआ था कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बिटवीन पोर्ट सैड एंड पोर्ट स्विस. ठीक है, तो नॉर्थ में इसका कौन सा पोर्ट है, नॉर्दर्न साइड में पोर्ट सैड है और साउथ में आपका पोर्ट स्विस है. विच लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके मैप क्वेश्चंस में आएंगी तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे. अब आप मैप देखिए स्विस कैनाल. कैन यू सी पोर्ट सैड दिख रहा है आपको, और स्विस दिख रहा है. स्विस कहाँ है, साउथ में. पोर्ट सैड एंड स्विस. स्विस जाओ नीचे, नीचे दिख रहा है आपको स्विस, ठीक है. स्विस वहाँ की सिटी भी है. ये पूरा स्विस कैनाल है. ये देखिए पूरा इजिप्ट में ही ये पूरा जो है एरिया को कटिंग करके बनाया गया है. और यहाँ पे आपके ग्रेट बिटर लेक है, लिटिल बिटर लेक है, दिख रहा है आपको. तो ये कुछ लेक्स है यहाँ पर. सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि दिस लेक इज कंस्ट्रक्टेड इन इजिप्ट 1869 में. एंड नॉर्दर्न साइड में कौन सा पोर्ट है, ये डायरेक्शन आपको पता नहीं चाहिए. मैंने कहा ना, को डिलीट करके ABC करके दे देते हैं कि आइडेंटिफाई द पोर्ट्स. तो नॉर्दर्न साइड में कौन सा है, पोर्ट सैड, एंड साउथ में स्विस. ठीक है, जो स्विस है वो आपका रेड सी की तरफ है और जो पोर्ट सैड है वो भूमध्य सागर की तरफ है. नाउ व्हाट एल्स, इट गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन. जो यूरोप की कंट्रीज होती हैं वो बहुत आसानी से इंडियन ओशन में एंटर कर सकती हैं. और इट रेड्यूसेस डायरेक्ट sea route distance between लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप. अब लिवरपूल कहाँ है आपका, इंग्लैंड में, और कोलंबो कहाँ पे, श्रीलंका में. तो इनकी डिस्टेंस काफी कम कर दी गई है. इट इज ए सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स विच इज अबाउट 160 किलोमीटर लॉन्ग. एंड इसकी गहराई कितनी, 11 से 15 मीटर ये गहरा होता है. और डेली यहाँ पे 100 शिप जो है कम से कम यहाँ से निकलती हैं. और हर एक शिप को पास करने में कैनाल कितना टाइम लग जाता है, 10 से 12 घंटे. ठीक है, तो ये 160 किलोमीटर लंबा आपका जो है ये नहर है. और हर एक नाव को पार करने में इसको कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं. द टोल्स आर सो हैवी that some find it cheaper to go by the longer Cape route whenever the consequent delay is not important. So you know that whenever something extra is constructed, like आपका कोई हाईवे बनता है
है ना, कोई नया हाईवे बन गया जो 2 सिटीज को कनेक्ट कर रहा है या स्टेट को, तो देयर यू हैव टू पे टोल। आप लोगों ने कभी पे किया टोल टैक्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूपी कहीं जगह आप ऐसे जाओगे, फिर आपका जहाँ हाईवे खत्म हुआ फिर दूसरा एक सिटी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे आपको टोल टैक्स पे करने पड़ते हैं, जो उसका खर्चा हुआ कंस्ट्रक्शन का उसका एक पब्लिक से लिया जाता है। उस तरह से ये जो कैनाल बनाई जाती है, तो जो भी नाव उसको जितनी बार पार करती है उसको क्या पे करना पड़ता है, हैवी टोल ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। भाई इजिप्ट ने दिया है तो उसको तो पैसा वसूल करेगा ना, जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसलिए कुछ लोग जो होते हैं, जो आपके शिपमैन्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो लंबा रूट जो है वो कवर करते हैं, जब उन्हें डिले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब वो आराम से 2-3 महीने में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा जल्दी है तो फिर वो ये वाला रास्ता स्विस कैनाल क्रॉस करते हैं, लेकिन ये है कि उन्हें हैवी टोल ड्यूटी पे करनी पड़ती है। A railway line follows the canal to Suez and from Ismailia there is a branch into the Cairo। अब देखिए सिटीज कहाँ पे, इस्माइलिया एंड कायरो, दिखा आपको, कायरो कैपिटल है ना, कायरो नहीं है यहाँ पे, क्या कहाँ है कायरो, हाँ कायरो देखो दिया हुआ, शिप लाइन जो आप देख लो, ये बीच बीच में ब्लैक ब्लैक का रखा है, क्या है, रेलवे है, देख रहे हो। तो यहाँ स्विस से रेलवे लाइन जा रही है कायरो की तरफ, स्विस की तरफ रेलवे जा रही है ज़ैगज़िग की तरफ, इस्माइलिया है बीच में, इस्माइलिया दिखा आपको। ये सिटीज के नाम यार जो जो लिख रहे हैं ना, इनको मैप पे जरूर आइडेंटिफाई कर लेना, क्या पता वो पूछ ले आपसे कि यहाँ पे कौन सा शहर है। तो ये इस्माइलिया है, यहाँ पे कायरो है, लेक्स हैं, इन सबको बहुत अच्छे से मैप की रीडिंग कर लेना। Then a navigable freshwater canal from the Nile also joins the Suez Canal in Islamia to supply fresh water to the ports at and Suez। इस्माइलिया यहाँ पे आपका जो है फ्रेश वाटर लेक कहा जा रहा है कि है, जो यहाँ पे वाटर सप्लाई करता है। तो ये आपको स्विस कैनाल समझ में आ गया, यस और नो। वाटर बॉडीज कौन सी होना चाहिए, सिटीज कौन सी है, पोर्ट्स कौन से हैं, और इससे क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली बेनिफिट क्या है, इसने डिस्टेंस कम कर दिया बिटवीन द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और किसी का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइक इंडिया और जो आपका अमेरिकन कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है, उनके बीच में काफी डिस्टेंस कम हो गया है, और कम से कम 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो चुका है। अगर हम केप ऑफ गुड होप से जाते हैं तो 7,000 किलोमीटर और ट्रेवल करने पड़ते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विस कैनाल ये डिस्टेंस कम हो चुका है। बट द ओनली ड्रॉबैक इज दैट इट इज कॉस्टली बिकॉज द शिप्स हैव टू पे हैवी टोल ड्यूटी एट द कैनाल। नेक्स्ट इज पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये आपने बहुत अच्छा बना दिया है, दिमाग ने बनाया, वेरी गुड, मुझे मेहनत करनी पड़ी। ये आपका पनामा कैनाल, यहाँ पे एक कंट्री, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, जो बीच में जो टेल है इसको हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज इस्थमस, आपने सुना है पहले, इस्थमस इज ए नैरो पार्ट ऑफ द लैंड, इस्थमस इज ए नैरो पार्ट ऑफ द लैंड और पीस ऑफ द लैंड व्हिच कनेक्ट्स टू लार्ज लैंड मासेस। तो मतलब समझ में आया, जमीन का एक पतला सा टुकड़ा जो बहुत बड़े दो बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। और ऐसे इस्थमस आपको बहुत जगह वर्ल्ड में मिलेंगे, तो इसीलिए ऐसा ये भी फीचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और जब कोई वाटर बॉडी जब दो लैंड एरिया को सेपरेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। जैसे पार्क स्ट्रेट है ना, इंडिया के लास्ट में पार्क स्ट्रेट है, क्योंकि वो एक नैरो वाटर बॉडी है विच सेपरेट्स टू जो है आपका वाटर बॉडी, क्योंकि एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ आपका इंडियन ओशन है, तो ये जो पार्क स्टेट है वो दोनों को अलग करता है, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। और जब एक लैंड मास, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हेन कनेक्ट्स टू लैंड मासेस, बिग लैंड मासेस, तो इस नैरो पीस ऑफ लैंड को हम क्या कहते हैं, इस्थमस। तो ये इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे पनामा देश है, उसी के नाम से इसका पड़ा है, इस्थमस ऑफ पनामा। तो यही पे पनामा जो कंट्री है उसका एरिया जो है, बेसिकली ये यूएसए ने बनाया ये कैनाल, और अब पनामा से जमीन खरीदकर उसको परमिशन लेकर और यहाँ पे इस्थमस बनाया। मतलब अब जैसे ये कंट्रीज हैं इस तरफ, जो भी मतलब अमेरिका की सिटीज हैं, न्यूयॉर्क है, चाहे आपका शिकागो है, ये जो भी इस तरफ है, ठीक है, और उनको मान लो व्यापार करना है तो उनको पूरी शिप यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। मान लो उनको अपने ही देश में कुछ भेजना है, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, तो अपने ही देश में अगर व्यापार करना है तो कभी कभी बल्कि मटेरियल भेजना पड़ता है, या फिर मान लो किसी भी ट्रेड हो सकता है, यहाँ से आपका साउथ अमेरिका की तरफ भी हो सकता है, पेरू है यहाँ पर, है ना, बोलिविया, इन देशों से करना हो ट्रेड, या फिर ये ब्राजील को करना हो यहाँ पे,
है ना, कोई सामान भेजना हो तो मतलब जिस तरफ भी भेजना है, या फिर आपको यूरोप जो है, यहाँ यूरोप है, यूरोप को कोई सामान इस तरफ भेजना है या इस तरफ भेजना है, तो उस केस में इनको लंबा डिस्टेंस इस तरफ से ट्रेवल करके जाना पड़ता था। तो अमेरिका ने क्या किया, पनामा से लैंड खरीदकर इस एरिया को कट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, एंडीज माउंटेन। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, एंडीज माउंटेन। एंडीज की ऊंची पहाड़ी है यहाँ पे, जैसे हिमालय है ना, वैसी एंडीज माउंटेन्स की कुछ यहाँ पे हिल्स है। तो अब इसको काट के बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये अब स्विस जहाँ पे बना है वो प्लेन एरिया था, तो उसको काटना आसान था, बट इस कैनाल को बनाना अपने आप में जो है बहुत ही एक मुश्किल टास्क था। और अमेरिका ने क्या तो कर पाया, काफी पैसे भी लगे, बट वैसे यूजफुलनेस स्विस कैनाल की ज्यादा है। स्विस कैनाल की लोकेशन कहाँ पे है, ये है स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल है, ये भूमध्य सागर है, ये रेड सी है, और दोनों को कनेक्ट किया गया इजिप्ट एरिया में, ठीक है, इजिप्ट में। ये जो है पनामा में है, पनामा कैनाल। तो इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम शिप्स ट्रेवल करती है, ये थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि पहाड़ को काट के। और सबसे बड़ी खासियत इसकी मालूम है कि इसमें लॉक सिस्टम है। लॉक जानते हो क्या होता है, मतलब इसमें जो है नाव ऐसे सीधा नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि उसमें ऐसे है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें पानी वाटर को कंट्रोल किया जाता है, मतलब इसमें 6 दरवाजे हैं, लॉक सिस्टम है कि मान लो जैसे ही शिप आई, एक दरवाजा खुला गया, शिप ऐसे आई, ठीक है, तो वाटर लेवल यहाँ पर है। अब जब अगला चैम्बर में जाती है शिप, तो उसका लेवल इतना होता है, क्योंकि मैंने कहा ना ऊपर नीचे पूरा ऊबड़ खाबड़ एरिया है, क्योंकि माउंटेन को काट करके बनाया गया है, तो वो पानी का लेवल नीचे है। तो उस अब नाव जो है, नाव तो ऐसे थोड़ी गिरेगी पानी में जाती है, तो नाव को क्या किया जाता है, इस फिर डोर को खोला जाता है और पानी भरा जाता है इसमें। फिर जब पानी यहाँ तक आ जाता है, तब नाव दरवाजा खोलती है, तो नाव आगे बढ़ती है, ठीक है ना। फिर आगे जाती है, तो आगे अगर वाटर लेवल ज्यादा है तो उसको कम किया जाता है, मतलब कि हर 6 दरवाजों में पानी के लेवल को मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो नाव है वो सीधा इस तरह से मूव कर पाए। नहीं तो पानी क्या है, कहीं नीचे कहीं ऊपर है, कहीं नीचे कहीं नीचे, इस तरह ऊपर है, इस तरह से पानी है। तो इसमें लॉक सिस्टम है, जो कि स्विस कैनाल में नहीं है। लिखा है ना, स्विस कैनाल में लॉक सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो एक स्तर पे सी लेवल है, उसमें ये खासियत है उसकी। स्विस कैनाल इज सी लेवल कैनाल, मतलब कि बस जमीन को काटा, पानी आया और सीधा लेवल, क्योंकि भूमध्य सागर और रेड सी दोनों का जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माउंटेन है, यहाँ पे एंडीज की पहाड़ी है, अब इसको काट के बनाना, इसमें 6 लॉक बनाए गए हैं और पानी के लेवल को मेंटेन किया जाता है, ताकि मतलब पानी ऊपर आता है तब नाव आगे बढ़ती है, इस तरह से। तो ये बहुत लाइफ टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका फायदा समझ में आया ना, कि जो आपका एक नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, वो अपने वेस्टर्न साइड की सिटीज के साथ जो भी इसको कुछ भेजना है, सामान भेजना है, तो वो आराम से कर पाता है। या फिर हमें अगर मान लो ये नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका को अगर वेस्टर्न जो है साउथ अमेरिका के साथ कुछ व्यापार करना है, लोकेशन आपको समझ में आ रही है ना, बस तो लोकेशन आपको पता नहीं चाहिए, ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका या यूएसए है या फिर यूरोप है। इसको अगर व्यापार करना है कहीं यहाँ से, तो ये इतना डिस्टेंस ना काटती, सीधा यहाँ से आते और यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो अगर कॉन्टिनेंट का लोकेशन आपको पता है तो आप अपना आराम से इसमें लिख सकते हो, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। तो पनामा कैनाल की लोकेशन पता चल गई आपको, इस्थमस ऑफ पनामा में है, सेंट्रल अमेरिका में। दिस कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट। तो ये ओशन कौन सा, ये अटलांटिक है, उधर कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। सो पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट एंड अटलांटिक ऑन द ईस्ट। It has been constructed across the Panama Isthmus between Panama City and Colon. Underline कर लो इसे, Panama City and Colon। अपने मैप में भी देखो कहाँ दिया हुआ है Panama City and Colon, ठीक है। तो जैसे कलोन किस तरफ है, पैसिफिक ओशन की तरफ है ना कि अटलांटिक की तरफ है, ठीक है। तो मान लो अटलांटिक है, तो यहाँ पे कलोन है, COLON, और यहाँ की क्या है, पनामा सिटी, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ के जो पोर्ट्स हैं उनका क्या नाम है, ऑन द अटलांटिक साइड इज कलोन एंड ऑन द पैसिफिक साइड इज पनामा सिटी। पनामा सिटी यहाँ की राजधानी भी है। तो आप ये अगर आप देखेंगे, इसमें आपको दिख रहा है गॉटुम डैम एंड लॉक्स, दिख रहा है आपको, कुलेब्रा CBT ये भी लॉक है, पेड्रो मिकुल लॉक, क्या मिरा फ्लोरेस लॉक, देन ये इसमें मतलब 6 लॉक सिस्टम है इसमें, और इसको पहाड़ों के बीच से बनाया गया। आपको ये जो लाइनें दिख रही है सब माउंटेन्स हैं यहाँ पे, और जो है आपके पहाड़ है। सो दिस कैनाल
It was cloned by the US government. किसने बनाया इसे? US government, which purchased 8 kilometer of area on the either side and named it at the canal zone. The canal is about 72 kilometer long and a deep cutting for a length of 12 kilometer. ठीक है, 12 किलोमीटर तक काफी गहराई में इसको कटिंग करके बनाया गया है. It has a 6 lock systems and the ships across the different levels through these locks before entering the Gulf of Panama. ठीक है ना? इसमें कितने लॉक सिस्टम है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें लॉक सिस्टम क्यों है, तो आप बताएंगे बिकॉज ऑफ द अनइवन सी लेवल. सी लेवल समान नहीं है, समांतर नहीं है, प्लेन नहीं है. सी लेवल क्या है? ऊपर नीचे. बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द हिली एंड माउंटेनियस एंडीज एरिया. जो इसमें लिखा तो हुआ नहीं शायद, लेकिन ये एंडीज माउंटेन को काट कर बनाया गया, इसलिए इसमें जो सी लेवल है वो ऊपर नीचे, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं पानी कम है. तो शिप को चलाने के लिए पानी का लेवल एक जैसा किया जाता है. देन इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन. अब इसके बेनिफिट्स हैं. न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, जो मैंने आपको बता दिया, न्यूयॉर्क किस तरफ है? इस तरफ है. सैन फ्रांसिस्को किस तरफ है? वेस्ट में है. तो वहां पे अगर आपको भेजना है कुछ तो आप आसानी से पनामा, तभी तो अमेरिका ने बनाया, तो अमेरिका क्यों बनाता है? उसको बेनिफिट नहीं होता. तो देन इट हैज रिड्यूस्ड डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए. भी आप ये सब जब अपने आप पढ़ते हो घर पे जाके, हाँ, तो जब अपने आप पढ़ोगे ना बैठ के, अभी मैं लोकेशन बता दी जाऊंगी, समझ में आएगा नहीं तो आप समझना कि अच्छा इन्होंने कहा सेंट्रल यूएसए, तो सेंट्रल यूएसए कौन सा है? बीच का पार्ट. ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पर है ना? तो इस तरह से अपने दिमाग में कर लीजिएगा. तो इट इज रिलेटिवली इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन स्विस, बट इट इज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है. नाउ इनलैंड वाटरवेज. अब हम आते हैं इनलैंड वाटरवेज पर. इनलैंड मतलब आंतरिक जलमार्ग. अभी तक हमने क्या पढ़ा था वाटरवेज में? हाँ, हमने ओशनिक रूट्स पढ़े और शिपिंग कैनाल्स पढ़े. सबसे बिजिएस्ट ओशन रूट कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट. उसका अदर नेम क्या है? बिग ट्रंक रूट. हमने शिपिंग कैनाल्स कौन से पढ़े? स्विस कैनाल कौन से देश में? और पनामा कैनाल कौन से देश में? पनामा में, है ना? स्विस के कौन से दो पोर्ट्स हैं? अब जब से आप बता रहे हो ना, तो आपकी बुक में जो पिक्चर दी हुई है ना, तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए. ठीक है ना? कि हमारे दिमाग में अच्छा ये है, तो भूमध्य सागर से सटा हुआ पोर्ट साइड है, और नीचे आपके मैप में रेड सी नहीं लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ क्या लिखा हुआ है? स्विस. गल्फ ऑफ स्विस. तो उस तरफ कौन सा है? स्विस. ठीक है. फिर पूरी आगे ऊपर इस्लामिया है, साइड में कायरो है. मैंने भी आपके सामने वो मैप देखा, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर बस जानी चाहिए. सिमिलरली आप जब पनामा कैनाल देख रहे हैं तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जब आप एग्जाम में आएगा पनामा कैनाल, अच्छा तो यहाँ पे ऊपर अटलांटिक ओशन आपके मैप में दिया हुआ है, नीचे आपका जो है पनामा लिखा हुआ है, इसमें लॉक सिस्टम है, पनामा देश है ये, और कब बना है, क्या है, इस तरह से आपको सब पता होना चाहिए. मतलब पिक्चर आपकी स्कैन हो जानी चाहिए दिमाग में. स्कैन हो गई? चलो अच्छा है. और इसके बेनिफिट्स जो कि रटने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ डिस्टेंस कम होते हैं वहाँ वहाँ लिख देना उठा के, जैसे लिखी दोगे तुम लोग. अब आता है इनलैंड वाटरवेज, मतलब आंतरिक जलमार्ग. पहली चीज जो इनलैंड वाटरवेज होता है वो किसमें होता है? रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज. बोट्स एंड स्टीमर्स यूज होते हैं फॉर कार्गो एंड पैसेंजर्स. द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज डिपेंडेंट ऑन द नेविगेबिलिटी, width and depth of the channel, continuity in the water flow and transport technology. So inland waterways जो बेसिकली किस पर डिपेंड होते हैं कि आपके देश में जो रिवर है उसका नेचर कैसा है. रिवर का गहरा होना जरूरी है, उसमें हाई लेवल वाटर होना जरूरी है, और आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है. वाटर फ्लो क्या साल भर रहता है उसमें, है ना? अगर मान लो पानी नहीं है नदी में, जैसे साउथ इंडियन रिवर्स, उसमें अगर पानी प्रॉपर नहीं है तो नाव उसमें चली नहीं पाएगी, या फिर पत्थर है, पथरीला एरिया है तो उसमें नाव नहीं चल पाएगी. तो जैसे गंगा का जो है शायद ये वाराणसी टू हुगली कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है. और वाराणसी से या कुछ और भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है बनारस ही शायद, कि तो बनारस या कौन सा एरिया मुझे याद नहीं आ रहा, बनारस से मान लेके चलो, अपना पूरा कंफर्म हो जाएगा, देख लेना. तो बनारस से अगर हम लोग इसमें लेके चले, वाराणसी टू हुगली का जो गंगा का स्ट्रेच है वो इंडिया में क्या है? नेविगेबल है. ठीक है. यहाँ से नाव नहीं चलती है, मतलब इतना एरिया नेविगेबल नहीं है
हो सकते हैं जो भी रिवर्स रीजंस हैं। साउथ इंडिया की रिवर्स भी नेविगेबल नहीं होती हैं क्योंकि पथरीली हैं, और ओल्ड रिवर्स हैं, आपको पता है उसमें पानी साल भर नहीं रहता है, वो मौसमी नदियां हैं, सीजनल रिवर्स हैं, जब बारिश होती है तो पानी मेंटेन होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है वही नदियां हमारे देश में नेविगेबल है, वो भी पूरा नहीं है। सो नेविगेबल मतलब समझ ना, नौकायान, मतलब कि उसमें नाव चलाने के लिए कौन सी नदी बेहतर होती है, उसको हम नेविगेबल रिवर्स कहते हैं। तो नेविगेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? नदी की लेंथ पे, नदी में पानी कितना अवेलेबल है, वो रिवर पेरिनियल है कि नहीं है, फ्लो ऑफ द वाटर, एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी आपके पास कैसी है। रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंसर फॉरेस्ट। Very heavy cargo like coal, cement, timber, and metallic ores can be transported through inland waterways. In ancient times, riverways are main highways of transport, but they lost importance because of the competition from railways, lack of water due to diversion for irrigation, and their poor maintenance. So इसमें दो क्वेश्चन बन गए कि what is navigable river, what is navigation, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि why that inland navigation is losing its importance। कि आज के टाइम में जो इनलैंड नेविगेशन सिस्टम है भारत में कोई बहुत डेवलप थोड़ी है, हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। बहुत सारे देशों में कुछ ही नदियां होती हैं जहाँ पे नेविगेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो क्योंकि जब से हमारा एयरवेज डेवलप हुआ है, जब से हमारा ट्रेन का सिस्टम डेवलप हुआ है, रोड ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ, तब से हमारा जो इनलैंड नेविगेशन है वो ट्रेंड काफी कम होता जा रहा है। नहीं तो पहले इसी से लोग आते जाते थे, बाढ़ आ रखी है लेकिन उसी में नदी में जो है तैर के जाएंगे या फिर नाव में बैठ के जाएंगे, लेकिन अब जो है ये सिस्टम खत्म हो चुका है। तो पहला फैक्टर क्या है, रेलवे से कंपटीशन फेस करना पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट को। देन नदियों में अब पानी भी नहीं बचा है क्योंकि जगह जगह उसको काट के नहरें बना दी गई खेतों में पहुंचाने के लिए, तो पानी कम हो गया है डाइवर्जन की वजह से, एंड पुअर मेंटेनेंस। अब कोई इतना नदियों पर ध्यान नहीं देता है कि हम नाव बनाए या इधर से उधर पार करवाएं। तो ये सारी चीजें, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स एज इनलैंड वाटरवेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल transport and trade has been recognized throughout the developed world. Despite inherent limitations, many rivers have been modified to enhance their navigability by dredging, stabilizing river banks, and building dams and barrages for regulating the flow of वाटर। मतलब डेवलप देशों में क्या किया जाता है कि ड्रेजिंग की जाती है, जगह बार बार उसमें से रेत निकाली जाती है ना, मतलब जो रेत इकट्ठा हो जाती है तो उसको निकाली जाती है, और मतलब डैम्स बनाए जाते हैं, बैराज बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे नेविगेशन हो सके। तो ये कुछ देशों में होता है। जैसे अब हम वर्ल्ड का पढ़ते हैं, वर्ल्ड में राइन वाटर वे, राइन वाटर वे बहुत ही फेमस है। कौन से देश में? जर्मनी में। तो ये राइन एक नदी का नाम है, आप इस मैप में देख सकते हो, रॉटरडैम से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, रॉटरडैम नीदरलैंड में है। फिर वहां से होते हुए देखिए ड्यूसबर्ग, कोलोन, ये सब फ्रैंकफर्ट, मेन्स, मैनहेम, ये सब जर्मनी की सिटीज हैं। वहां से होते हुए ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन है, वहां से होते हुए बेसल, दिख रहा है आपको, स्विट्जरलैंड के पास, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। और ये जो नदी है ये राइन वाटर वे है और इसको काफी इंटेंसिवली यूज किया जाता है। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड, एंड इसका जो 700 किलोमीटर का हिस्सा है वो आपका रॉटरडैम से लेके जो आपका बासल है स्विट्जरलैंड में, ये क्या है? नेविगेबल है। समझ में आ रहा है? इधर देखिए सब लोग, राइन नदी जो है ये नीदरलैंड से स्टार्ट होती है, ठीक है, और नीदरलैंड में कौन सा एरिया है वो? रॉटरडैम। सर्कल कर लीजिए उसको। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है रॉटरडैम इन नीदरलैंड्स। वहां से स्टार्ट होकर इसका मेन हिस्सा कहाँ पड़ता है? पूरा का पूरा जर्मनी में। तो जर्मनी को मेनली ये क्रॉस करते हुए नदी जाती है और खत्म कहाँ होती है? एट द बासल, जो यहाँ का शहर है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पे ये नदी खत्म होती है, ठीक है। तो इसका कितना स्ट्रेच नेविगेबल है? 700 किलोमीटर का, ठीक है। ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कलोन। कलोन कहाँ है यहाँ पर? कलोन दिख रहा है आपको? हाँ, इसको सर्कल कर लीजिए। सो ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कलोन। द रूर रिवर जॉइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट। रूर दिख रहा है आपको? रूर नदी ईस्ट से ज्वाइन करती है, दिख रहा है कहाँ है मुझे? हाँ, ये तो है रूर, जहाँ पे स्टुटगार्ट लिखा हुआ है ना, एक स्वेबियन जूरा माउंटेन्स लिखा, उसके ऊपर स्टुटगार्ट है, वहीं पे आपका, नहीं वो नहीं है, यहाँ पे बनाई नहीं है। सो रूर नदी इसको ज्वाइन करती है। देन इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोलफील्ड एरिया। ये जो नदी है ये अपने मुझे ना हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि राइन के आसपास का एरिया कोल में काफी रिच था, नहीं पढ़ा है? वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
तो वर्ल्ड वॉर में नहीं बताया गया था आपको, जब वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया था पहला वर्ल्ड वॉर, तो उसका ये राइन का पूरा एरिया जो है उसको लेकर फ्रांस को दे दिया गया था। और ये जो राइन वैली है काफ़ी कोल फील्ड में रिच एरिया है, और वहाँ का सबसे फेमस मतलब इंडस्ट्रियल सिटी शहर था ये। लेकिन इसको फ्रांस को दे दिया गया क्योंकि सब स्टोरी मैं बताने लग जाऊंगी तो फिर ज़्यादा इतिहास में पहुंच जाऊंगी, तो इतना आपको पता ही होगा कि वॉर का जो कंपनसेशन पे करने के लिए जर्मनी से एरिया जो अलाइड पावर थी उन्होंने इससे छीन लिया था। तो उसके बाद डसलडॉर्फ है, देन इसलिए ये एरिया जो है मतलब काफ़ी प्रॉस्परस था, मैन्युफैक्चरिंग एरिया। Huge tonnage moves along the stretch south of the Ruhr. This waterway is the world's mostly heavily used. Each year, more than 20,000 ocean-going ships and 2 lakh inland vessels exchange their cargoes. तो क्योंकि भाई यूरोप डेवलप एरिया है, डेवलप कंट्रीज है आसपास, तो यहाँ पे मतलब सोचिए कितना 2 लाख तो वेसल्स यहाँ पे मूव करती है। वेसल्स मतलब जिसमें सामान भर भर के लेके जाते हैं, एंड कार्गोज जो होती है 20,000 ओशन गोइंग शिप्स यहाँ से मूव करती हैं। देन ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड के जो भी आपके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको आपस में जोड़ते हुए जाता है इन द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। और फिर इसका जो है ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है ये उसमें मर्ज हो जाता है। ये पूरा मैप नहीं दिया हुआ है, आप उसमें एटलस में देख सकते हो। देखिए राइन वाटर भी दिख रहा है आपको, पिक्चर दी हुई है। हाँ, तो राइन कहाँ पे है? बेसिकली जर्मनी में। इसका मैप भी आप स्कैन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। नेक्स्ट है आपका डेन्यूब वाटरवे। डेन्यूब वाटरवे अगेन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है। इसका ओरिजिन ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है डेन्यूब का, एंड इट फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू मेनी कंट्रीज। इट इज नेविगेबल अप टू टॉर्ना सेवरिन। द चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स आर व्हीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। डेन्यूब का नहीं दिया हुआ इसमें मैप। देन है आपका वोल्गा। भाई ब्लैक फॉरेस्ट दिख रहा है आपको राइन वैली में, राइन वाले में, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से ही डेन्यूब रिवर का भी ओरिजिन होता है, लेकिन वो कहाँ मूव कर जाती है? ईस्टर्न साइड में। वोल्गा इज ए वेरी लॉन्ग रिवर, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कहाँ पे है? रशिया में है, एंड इसका 11,200 किलोमीटर का एरिया नेविगेबल है, और ये फाइनली जाके किस में गिरती है? कैस्पियन सी में। वोल्गा मॉस्को कैनाल connects it with the Moscow region, and the Volga Don connect with the Black Sea. ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस सीवे। जो मैं ग्रेट लेक्स आपको 1000 बार बताती आ रही हूँ, ये वही ग्रेट लेक्स है। और सेंट लॉरेंस नदी जो है यूएसए की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडियन नेविगेशन है। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें आपके जो मैंने लेक्स बताए थे ना, उनका नाम क्या? लेक सुपीरियर, जो सबसे बड़ा वो फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। लेक ह्यूरॉन, इरी एंड ऑन्टेरियो, ये 4 लेक्स हैं उसमें। इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। तो इसमें से ऑन्टेरियो कनाडा में शायद पड़ जाता है, सुपीरियर पूरा पूरा अमेरिका यूएसए में है। देन ह्यूरॉन, इरी, सू कैनाल एंड वेलेंड कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटर वे। और इनसे कौन सी नदी जुड़ती है? सेंट लॉरेंस नदी जुड़ती है, और उस पर कैनाल बनाया गया है, इसका नाम है सू कैनाल और वेलेंड कैनाल। द एस्टुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर along with the Great Lakes forms a unique commercial waterway in the northern part of North America. तो समझ लो कि यहाँ पे 4 तो नहर वो हैं, कैनाल्स हैं, झीलें हैं, और वो बहुत बड़ी झील है, वो छोटी झीलें नहीं, से बहुत लेक सुपीरियर, तो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर लेक है। तो और इरी है, ह्यूरॉन है, ऑन्टेरियो है, तो ये जो नदियाँ हैं प्लस सेंट लॉरेंस नदी इनसे मिल जाती है, तो इनका पूरा एक नॉर्दर्न, और उनके आसपास सारी डेवलप सिटीज़ हैं। न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, बफेलो है, क्लीवलैंड है, देन शिकागो है। ये यूएसए की सारी डेवलप सिटीज़ हैं, हाईली इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, और इन्हीं के पास एप्लेशियन माउंटेन है, पहाड़ है, जहाँ पे आयरन और कोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यूएसए के सब इस तरफ पड़ते हैं, इस तरफ जो यूएसए का ये वाला एरिया है ना, ग्रेट लेक्स, उसी के आसपास ही सारे शहर हैं जिनका भी मैंने नाम बताया, और सब हाईली डेवलप इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। उस तरफ वाले जो हैं, जो सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया, अब इतने दिनों में तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अपना हाथ लंबा करके नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है। इतने दिन में सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, कैलिफोर्निया पता चल गया ना कहाँ पे है, और न्यूयॉर्क, सब बफेलो, क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग, जो भी सब है, ये इस तरफ है जहाँ पे ग्रेट लेक्स है। तो इसलिए ये एरिया हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और हाईली डेवलप है, और इसको बहुत ही मैक्सिमम वे में यूज़ किया जाता है, कनाडा, अमेरिका में भेजने के लिए, या फिर अपने ही शहरों में भेजने के लिए, है ना। मान लो लेक है, लेक एक तरफ बफेलो है, लेक एक तरफ क्लीवलैंड है, तो यहाँ से वहाँ भेजना है तो आप वाया वाटर भी भेज देते हैं, ये लोग अपने ही अंदर इससे व्यापार होता रहता है। द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक डुल्यूथ,
Duluth and Buffalo are equipped with all facilities, और यहाँ पे facilities भी बहुत भयंकर हैं, high technology है इनके पास. As such, large ocean-going vessels are able to navigate up the river deep inside the continent to Montreal. Montreal कहाँ पे है? कनाडा में. But here goods have to be transshipped to smaller vessels due to presence of rapids. लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी, बल्कि छोटी मतलब तब भी बड़ी नावें होती हैं और उसी में सामान भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड्स होते हैं. रैपिड समझते हो? थोड़ा सा जब पानी थोड़ा सा वो अनस्टेबल होता है तो उसको रैपिड्स कहा जाता है. इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है. Then canals have been constructed up to 3.5 meter deep to avoid these. यहाँ पे जो कैनाल्स बनाए गए थे ना, कौन से दो कैनाल बनाए गए? सू कैनाल और वेल लैंड कैनाल. उनकी गहराई कितनी? 3.5 मीटर है. देन मिसिसिपी वाटरवेज, ये भी अमेरिका की बहुत लंबी नदी है. मिसिसिपी ओहायो वाटरवे connects the interior parts of USA with Gulf of Mexico. In the south, large steamers can go through this route up to Minneapolis. Now air transport. एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो. क्या होता है इसके बेनिफिट्स? अगर हम ना भी देखें तो आपको मैं बता देती हूँ. फर्स्ट, दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. दे आर मोस्ट कंफर्टेबल. देन दे आर बेनिफिशियल फॉर द रगेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफीज. मतलब जहाँ पे और कुछ नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे आपका एयरवेज ही पहुँच सकता है. चाहे वो ग्लेशियर एरिया हो, चाहे वो घने जंगल हो, चाहे डेजर्ट हो, ऊपर से कहीं भी आपका ये पहुँच सकता है ना. तो जो अनएक्सेसिबल एरियाज हैं जहाँ पे ट्रेन रोड नहीं जा सकती, वहाँ पे कौन जा सकता है? एयरवेज. जब कोई भी डिजास्टर होता है, रिलीफ ऑपरेशन चलाना होता है, तो उस केस में भी कौन काम आता है? एयरवेज, है ना. रिलीफ ऑपरेशन में निकालने के लिए या फिर फूड पैकेट्स फेंकने हैं फ्लड्स में, तो यही काम आता है. तो इसी एंड फास्टेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. द ओनली ड्रॉबैक इज इट इज़ वेरी कॉस्टली. अगर पैसेंजर सर्विसेज देखें तो कॉस्टली होता है, और अगर हम हैवी बल्कि मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है. इसमें प्रेशियस आइटम्स हम भेज सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, लेकिन हम इसमें हैवी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. एंड मेनी टाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज, इसको माना जाता है कि रिस्की होता है ना. रिस्की हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा आसमान में उड़ता है, तो मतलब थोड़ा सा इसको और इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्की माना जाता है. बट ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी. इसने एयर ट्रांसपोर्ट ने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड को की कनेक्टिविटी को काफ़ी बेहतर कर दिया है, क्योंकि आप रोड, रेलवे और वाटरवेज से इतना आसानी से दूसरे साथ कनेक्ट नहीं हो सकते. अगर आपको अमेरिका जाना है तो 12 से 11 घंटे में आपको अमेरिका कौन पहुंचा सकता है? सिर्फ एयरवेज. ठीक है, तो कॉस्टली तो है ही, लेकिन आपको पता तो है कि आप पहुंच सकते हो, है ना, और लोग जाते भी हैं. तो इसीलिए इसने कनेक्टिविटी को काफ़ी जो ज़्यादा है इंक्रीज कर दिया है. तो ये सब आपके जो है, अभी आपको इसकी एक रीडिंग मारोगी, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स. अब मैं एयरपोर्ट्स आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने बेनिफिट्स बता दिए, इसकी रीडिंग आप खुद करोगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा पाइपलाइंस. Pipelines are used extensively to transport liquid and gases such as water, petroleum, and natural gas. For an uninterrupted flow, water supplied through pipeline is familiar to all. पानी तो सप्लाई होता ही है, लेकिन साथ साथ आपने सुना दूध भी सप्लाई हो सकता है, मतलब जो भी मटेरियल लिक्विड में है. और बहुत जगह तो जैसे हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, लेकिन अब इंडिया में भी बहुत जगह अगर आप अच्छी सोसाइटीज़ में देखो तो वहाँ पे अब गैस का सिस्टम, पाइप का सिस्टम होता है. मतलब आपको सिलेंडर नहीं यूज़ करना है, आप बस अपना गैस ऑन करिए और आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो हर फ्लैट में, हर घर में क्या लगा हुआ है? पाइप लगी हुई है. देखा कभी? और जो फॉरेन कंट्रीज में तो ये ट्रेंड है ही कि वहाँ पे सिलेंडर्स कौन उठा के ले जाता है? सिलेंडर का सिस्टम होता ही नहीं है मेनली. वहाँ पे सीधा जो गैसेस, जो आपके प्लांट्स होते हैं, वहाँ से पाइपलाइन हर जगह बिछी हुई होती है और वो हर घर तक उसकी सप्लाई जाती है. आप उसको जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको खर्चा देना पड़ेगा, तो वो सीधा आपके उससे कनेक्टेड होता है. वैसे ही उनका सिस्टम होता है, वो क्या चूल्हा वाला जो भी होता है उसी तरह का होता है. तो हमारे यहाँ पे जैसे कि सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिलेंडर यूज़ नहीं होता है. इंडिया में भी बहुत जगह हो रहा है धीरे धीरे. कुकिंग गैस, देखो मैंने जो कहा, कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Pipelines can also be used to transport liquefied coal. In New Zealand, milk is being supplied through pipelines from farms to factories. तो मतलब पाइप के थ्रू न्यूजीलैंड में मिल्क भी सप्लाई किया जाता है. In USA, there is a dense network of oil pipelines from the producing areas to the consuming areas. Big inch, underline करिए. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है डेंस नेटवर्क है ऑयल सप्लाई करने का, ऑयल पाइपलाइंस का. उसमें एक बिग इंच नाम की पाइपलाइन बहुत फेमस अमेरिका की, क्योंकि ये ऑयल कैरी करती है, which carries petroleum from the oil wells of the Gulf of Mexico to the northeastern states. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से
जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी मैप में देखें, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर जहाँ पे साउथ अमेरिका लिखा हुआ है ना उसके ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको पानी वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको पानी का एरिया, जैसे हमारे यहाँ पे अरब सागर में नहीं होता है बॉम्बे हाई, सुना है मुंबई हाई? आपने मुंबई हाई का नाम सुना है? जो अरब सागर के अंदर से हम जो है पेट्रोल ऑयल निकालते हैं, उसी तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी अमेरिका और मैक्सिको ये सब ऑयल निकालते हैं। तो वहाँ से जो ऑयल निकलता है वो डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू होते हुए घरों तक पहुँचाया जाता है। इस पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं? बिग इंच। तो क्वेश्चन इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं सब। बिग इंच क्या है? इट इज ए हाँ गैस या सॉरी ऑयल पाइपलाइन, और पता नहीं होता बच्चों को। बिग ट्रंक रूट क्या है? ये सारी इसमें चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। देन ये हो गया आपका इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज एंड टू पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। ये सब आप जानती हो कि अब इंडिया में भी आपकी कई पाइपलाइंस है। HVJ पाइपलाइन मैंने आपको बताया था, हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये पूरी पाइपलाइन यहाँ पर पहुंचाई गई है। जैसे गुजरात से गुजरात में ऑयल रिफाइनरीज काफी सारी, जैसे जामनगर है, अंकलेश्वर है, तो यहाँ से जो है कच्चा तेल या फिर जो भी जैसा भी प्रोसेस्ड ऑयल जो होता है वो पाइप के थ्रू HVJ, हजीरा गुजरात में है, HV विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में है, और J जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ से ऑयल पहुंचा जाता है फ्रॉम गुजरात टू उत्तर प्रदेश वाया मध्य प्रदेश। देन एक ऑयल पाइपलाइन प्रपोज हुई थी फ्रॉम ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन वो पाइपलाइन बन नहीं पाई है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एक चीज OFC है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स। व्हाट इज OFC? ऑप्टिक फाइबर केबल्स। जितना बचा हुआ थोड़ा सा वो मैं कल बता दूंगी आपको, और फिर हम नेक्स्ट जो है चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे।